डियर स्टूडेंट, आइए आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मेरा नाम दीपक और मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। आज आपके लिए जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये बच्चा कंपटीशन के लिए वीडियो है। इसमें उन बातों को ध्यान रखा जाएगा, साइंस की ये वीडियो है, उन बातों को ध्यान रखा जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन्हीं पर ज़्यादा गौर दी जाएगी। बाकी एक्स्ट्रा जो बातें हैं या आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं उन बातों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर का क्या नाम है? मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब अगर हम बात ये करें कि मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर हम ये देखें कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो मेटल है और जो नॉन मेटल है वो हमें यूजुअली एक पीरियोडिक टेबल जो है उस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ये बात कर लेती हैं कि एक होती है मेटल, एक होती है नॉन मेटल और एक इन्हीं की जैसी जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखती है, या आप ये कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के जो मिडिल की प्रॉपर्टी रखती है उसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि इसे मेटल, इसे नॉन मेटल और ये मेटलॉइड्स हमने कहाँ से स्टडी करने की कोशिश की है और कहाँ से हमने ये पता लगाया कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं, एक होती है पीरियोडिक टेबल। क्या होती है बेटा? एक होती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी तक ऑलमोस्ट 119 से 120 तक एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। कितने एलिमेंट्स तक? 119 से 120 तक एलिमेंट्स तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से या आप ये कह सकते हैं जिनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। जो एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। देखो कैसे, अब यहाँ पर मेटल में डिवाइड किया गया है इनको, मेटल्स में, और यहाँ पर इनको नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया है, नॉन मेटल्स में, और ये एक पार्ट है मेटलॉइड्स का। ये एक पार्ट क्या है बच्चा? मेटलॉइड्स का। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जो एक लिस्ट, एक तरीके की लिस्ट है, किसकी लिस्ट है? एलिमेंट्स की लिस्ट है। अ लिस्ट ऑफ अ एलिमेंट इन विच वी स्टडी प्रॉपरली अबाउट द एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि एलिमेंट्स की एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टी के विषय में अध्ययन करते हैं। उस लिस्ट को, उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि पीरियोडिक टेबल की डिस्कवर किसने की, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में, बैकग्राउंड के विषय में, कि पीरियोडिक टेबल को कहाँ से स्टार्ट किया गया बनाना, किसने सबसे पहले बनाया और किसने सबसे एंड में इसको डिस्कवर किया, जो अब एडेप्टिव पीरियोडिक टेबल मानी जाती है, जो अभी हाल ही के दिनों में हम यूज़ करते हैं, जो मतलब अभी प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, ठीक है। अगर कोई किसी को नहीं पता है, मैं फिर से बता देता हूँ। उनका नाम है हेनरी मॉजले। उनका क्या नाम है? हेनरी मॉजले। को उसमें हेनरी मॉजले, हिंदी में इसको मॉजले बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में मॉसले लिखा मिलता है। डेट थी 1913, ठीक है। 1913 में इसको डिस्कवर किया गया था। अब आते हैं अपनी इस बात पर, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट 7 मेटलॉइड्स है। कितने मेटलॉइड्स है? 7। और लगभग आपके 18 से 20 के अप्रोक्सीमेटली नॉन मेटल्स है। और रेस्ट जो एलिमेंट बचते हैं, जो रेस्ट एलिमेंट बचते हैं, वो बच्चा डिवाइड किए गए हैं किसमें? मेटल्स में। उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? मेटल्स में। तो आप ये बात कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो मेजर पार्ट है, जो मेजर पार्ट है वो क्या है? वो मेटल है। उससे छोटा जो पार्ट है वो माइनर वाला जो पार्ट है, या आप ये कह सकते हो सबसे छोटा हिस्सा पीरियोडिक टेबल का है वो मेटलॉइड्स का है।
आपसे अगर ये बात पूछ ली जाए कि मेटलॉइड्स कौन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके बाद आ जाता है आपका आर्सेनिक, उसके बाद आ जाता है आपका Sb, उसके बाद आ जाता है Te और उसके बाद आता है PO। ये आपकी क्या आ जाती है, मेटलॉइड्स आ जाती हैं। ये वो 7 मेटलॉइड्स है जो पीरियोडिक टेबल में होती है। अब मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस करते हैं या इनको देखते हैं एक बार कि ये किस तरीके की होती है और किस तरीके की नहीं होती है। ठीक है, चलो। अब मेटल जो होती है, मेटल यूजुअली सॉलिड स्टेट में होती है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स की बात कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिजिकल स्टेट। तो मेटल की जो फिजिकल स्टेट होती है, ऑल आर इन सॉलिड स्टेट। इसमें सॉलिड स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट जो सॉलिड स्टेट में होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है कि एक्सेप्ट किसके, मरकरी के। जो मरकरी एक मेटल होती है एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होती है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक बात डन है। चलो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है कि ऑल मेटल्स आर, या नेम ऑफ द मेटल्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको उस मेटल का नाम बता रहा होगा जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। तो आपका आंसर होगा बेटा क्या, वो होगा आंसर मरकरी। अब देख लेते हैं कुछ जो जनरल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। जैसे एक मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, एक मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मैलेबिलिटी। एक होती है आपकी डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होती है। एक होती है आपकी लस्ट्रस या लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और एक होगी कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी दोनों हो सकती है। कौन कौन सी कंडक्टिविटी, हीट की भी कंडक्टिविटी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टिविटी हो सकती है, चलो, मैलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसको हम मैलेबल करके, मतलब उसकी एक बारीक सा एक तार बना सकते हैं, जिसको हम एक खींचकर तार बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। एक सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 6 ले लेते हैं, सोनरस या सोनरिटी। ठीक है, सोनरिटी और सोनरस। बताता हूँ सोनरिटी क्या होती है और सोनरस क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टी होगी मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। में क्या है, जो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी थी, उसमें देखते हैं क्या है मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट ये है, जो किसी भी मेटल को अगर हम, कोई भी जो मेटल है उसको अगर हम मैलेबल कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उस मेटल को हम क्या काम करें, उस मेटल को हम पीट कर, यानी कि बीट करके उसको पीट कर एक सीट बना सकते हैं, एक पतली चादर बना सकते हैं। उसमें कैसी प्रॉपर्टी होगी, मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मतलब कि एक क्या बना सकते हैं, थिन सीट बना सकते हैं। अगर एक थिन सीट बना सकते हैं तो उसमें मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। तो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी किसमें पाई जाती है, तो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, आप जानते हैं। सिल्वर में ये प्रॉपर्टी अच्छी पाई जाती है कि सिल्वर में भी ये प्रॉपर्टी होती है। इन मेटल्स में ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब अगर हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, अगर हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि डक्टिलिटी क्या होगी, तो प्यारे बच्चों, डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी मेटल को एक थिन वायर में बदला जा सकता है। किस में बदला जा सकता है, एक थिन वायर में कन्वर्ट अगर किया जा सकता है तो उसे हम क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब
थिन वायर वाली ये प्रॉपर्टी इनमें लागू हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है इसमें लस्टर की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी लस्टर की प्रॉपर्टी आती है, और एक प्रॉपर्टी आती है इसमें सोनरस की प्रॉपर्टी आती है। ओके, अगर हम बात करते हैं लस्टर्स की प्रॉपर्टी वाली, तो लस्टर्स की प्रॉपर्टी में क्या है, साइन कि मेटल का जो सरफेस है, मान के चलो ये कोई मेटल का पीस था, ठीक है, और इसको आपने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो दोनों जो सरफेस है वो साइनी सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइनी सरफेस होना चाहिए। अगर वो साइनी सरफेस रखती है तो वो मेटल क्या कहलाएगी, उस मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, लस्टर की प्रॉपर्टी होगी। इसे लस्ट्रस भी बोल सकते हैं, लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होगी। अगर ऐसा बोला जाए तो लस्टर होगी मेटल, और लस्टर होगी प्रॉपर्टी, और मेटल कहलाएगी लस्ट्रस मेटल। वैसे ही सोनस की प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल सॉलिड इस सरफेस जो होगा मेटल का, जो मेटल का सॉलिड सरफेस है, मेटल का जो सॉलिड सरफेस है, उस सॉलिड सरफेस पर अगर स्ट्राइक किया जाए, क्या किया जाए, स्ट्राइक किया जाए, या उसे टच किया जाए किसी दूसरी चीज ऑब्जेक्ट से, तो उसके अंदर क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए। उसके अंदर क्या आना चाहिए, साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर कोई मेटल साउंड प्रोड्यूस करती है इस तरीके से, तो उस प्रॉपर्टी को किसी भी मेटल की क्या कहलाते हैं, वो कहलाती है सोनोरिटी। जैसे मैंने अभी लिखा था कि सोनोरिटी भी बताऊंगा क्या होती है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी ऑफ अ मेटल। ठीक है, इफ अ मेटल प्रोड्यूस अ साउंड आफ्टर स्ट्राइक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी अदर ऑब्जेक्ट के टकराने से साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उस मेटल की ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरिटी, और वो मेटल कहलाती है सोनरस। वो मेटल क्या कहलाती है, सोनरस कहलाती है। अब हम देखते हैं कौन सी, कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि कंडक्टिविटी की अगर प्रॉपर्टी हो तो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी में हम क्या करें। कंडक्टिविटी में हीट की कंडक्टिविटी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो सकती है और हीट की कंडक्टिविटी हो सकती है। हीट की कंडक्टिविटी होगी बिल्कुल, जिस हीट की कंडक्टिविटी मेटल्स में होती ही है। जैसे आपने देखा होगा कि मान के चलो आयरन रोड है, आयरन रोड को हम एक पोल गर्म करते हैं तो दूसरा पोल भी गर्म हो जाता है, तो वो आयरन रोड की क्या है, हीट की प्रॉपर्टी है। वैसे ही अब कॉपर के वायर्स हम यूज करते हैं, उसमें होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेम ऑफ द मेटल विच इज द बेस्ट या गुड शो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी अच्छी शो करती है उस मेटल का नाम बताइए। तो आपको उस मेटल का नाम बताना है, वो होगी सिल्वर। ठीक है, सिल्वर होगी। सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं चांदी। चांदी में ये प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पाती है। ये सभी प्रॉपर्टी अगर कोई होल्ड करता है, चाहे एक प्रॉपर्टी और रह जाती है। एक प्रॉपर्टी कौन सी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो देखो जैसे यूजुअली मैंने अभी बताया, फिजिकल स्टेट में मैंने अभी बताया था आपको कि हर एक ये जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। ड्यू टू द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की होने की वजह से मेटल को जब गर्म किया जाएगा तो उसे गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये जो बात है ये किसके लिए, अभी जैसे इसमें एक्सेप्ट मैंने बताया था, क्या बताया था एक्सेप्शनल केस, मैंने बताया था मरकरी। एक्सेप्शनल केस में मैंने क्या बताया था, मरकरी, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पर भी इसका एक्सेप्शनल केस क्या होगा, मरकरी होगा। अब मरकरी तो होगा, एक बात यहाँ पर और खास रहती है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन किसका होगा, टंगस्टन का होगा। जब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये आती है कि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होगा फिर सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम होता है सीजियम का। सीजियम का होगा, सीजियम का होगा,
सीजियम एंड गैलियम Ga, इन दो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है। दोबारा ध्यान से सुने बात को, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? टंगस्टन का होगा। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? वो होगा सीजियम का और गैलियम का। यहाँ तक बात डन है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो उसके बाद आगे समझते हैं। अब बात आती है कि ये तो हमने प्रॉपर्टी देख ली मेटल नॉन मेटल्स की, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, तो वो मेटल्स की कैटेगरी में रखी गई। डन। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले मेटल्स की हमें कुछ दो बातें समझनी होगी कि मेटल्स कैसा चार्ज कैरी करती है, कैसा चार्ज प्रेफर करती है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, या चलो ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ो, यहाँ पर वैलेंसी की बात कर लेते हैं कि वैलेंसी किस तरीके की होगी, किस तरीके की नहीं। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? ऑलवेज मेटल्स कैरी आउट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा, अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि मेटल के ऊपर किस तरीके का चार्ज होगा, तो आपका आंसर होगा मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस वजह से आता है और किस वजह से नहीं, तो आप कहेंगे ड्यू टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के लॉस की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की वजह से ऐसा आता है। तो क्या सभी मेटल एक जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागती है? क्या सभी मेटल एक ही तरीके से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करती है? सभी मेटल में एक ही तरीके के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं या सभी का चार्ज एक जैसा ही होगा? तो कुछ मेटल्स चार्ज एक जैसा रखती है और कुछ मेटल चार्ज अपना बदलती रहती है। तो कुछ मेटल्स का जो चार्ज फिक्स होता है वो आपकी आ जाती है कौन सी? फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स जो होती है और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं, इन दोनों ग्रुप की मेटल्स जो होती है अपना चार्ज क्या रखती है? फिक्स रखती है, फिक्स चार्ज रखती है। इसका चार्ज होता है 1 और इसका चार्ज होता है 2, यानी कि ये +1 और ये +2 हो गया। बाकी जो मेटल्स है, बाकी जो और रेस्ट मेटल्स हैं, उनका चार्ज उनमें से कुछ ग्रुप की जो मेटल्स है वो फिक्स रखती है, बाकी जो रेस्ट मेटल्स है वो अपना चार्ज वैरी करती रहती है। तो इस तरीके से वैरी करने पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मेटल किस तरीके का चार्ज प्रेफर करती है, तो मेटल पॉजिटिव चार्ज प्रेफर करती है। क्यों आता है? ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि व्हेन अ एलिमेंट लॉस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देता है और त्याग देता है तो उस पर किस तरीके का चार्ज होगा, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव। तो उस पर किस तरीके का चार्ज होगा? आपका आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। वैलेंसी क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी में आप बताएंगे किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट जो सेल होगी या आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंसी के इक्वल होंगे। वो किसके इक्वल होंगे बेटा? वो वैलेंसी के इक्वल होंगे। तो क्या ये बात सभी पर लागू होती है? क्या ये बात सभी पर लागू होती है? जी हाँ, ये बात सभी पर लागू होती है कि उनकी वैलेंसी उतनी हो सकती है, वैलेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये बात वैलेंसी पर लागू हो जाती है। लेकिन वैलेंसी जो है नॉन मेटल्स की और तरीके से निकाली जाती है। और तरीके से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि उनको 8 में से माइनस कर लेती है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको 8 में से माइनस करके उनकी चार्ज निकाल देते हैं और इनको इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई चार्ज की और वैलेंसी की। अब बात करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी पर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। पहली बात ये आती है कि अगर इनकी रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, कोई भी मेटल बेटा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो उनके ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और ऑक्साइड जो होते हैं, जो ऑक्साइड्स का नेचर होता है किसी भी मेटल का, वो बेसिक नेचर का होती है। ऑक्साइड नेचर का किस तरीके का होता है मेटल्स का? वो बेसिक नेचर का होता है। देखो ये एम से मैं मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये MO मेटल ऑक्साइड बनाएगी।
ठीक है। ये डिपेंड करता है मेटल पर चार्ज कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो मैंने मेटल ऑक्साइड लिख दिया। अगर 2 चार्ज हो मेटल पर तो MO, मेटल पर 1 चार्ज हो तो M2O हो जाएगा। तो ये मेटल ऑक्साइड है। ये हो गया मेटल, ये मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है बेटा? मेटल ऑक्साइड। समझ गए बात को? चलिए, अब जब ये हो गया, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जो मेटल ऑक्साइड होगी, मेटल ऑक्साइड का नेचर किस तरीके का होगा? नेचर, तो आपका आंसर होगा जी इनका नेचर बेसिक होगा। कैसा होगा नेचर? बेसिक होगा। क्या सभी मेटल बेसिक नेचर की रखती है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। सम ऑफ द मेटल्स, जो सम ऑफ द मेटल्स ऑफ द मेटल ऑक्साइड, some of the metal oxide have amphoteric nature। कैसा नेचर? एम्फोटेरिक नेचर। अब बात आती है कि ये एम्फोटेरिक नेचर किस तरीके का होता है। बात आती है कि ये एम्फोटेरिक नेचर किस तरीके का होता है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम देखें कि एम्फोटेरिक नेचर कैसा होगा, तो एक किसी भी मेटल ऑक्साइड का ऐसा नेचर जिसमें वो बेसिक भी शो करे, बेसिक नेचर भी शो करे और वो एसिडिक नेचर भी शो करे। किसी भी मेटल ऑक्साइड का इस तरीके का नेचर जिसमें कोई मेटल बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों शो करती है बेटा, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको, उस नेचर को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी मेटल इस तरीके का करती है। तो आपका आंसर होगा कॉपर, कॉपर इस तरीके करती है। आपका आंसर होगा टिन, जिंक इस तरीके का नेचर शो करती है। आपका आंसर होगा टिन, SN बोलते हैं जिसको, SN टिन इस तरीके का करती है। आपका आंसर होगा लेड, लेड भी इस तरीके का नेचर शो करती है। आपका आंसर होगा क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी इस तरीके का नेचर शो करती है। आप फिर कहेंगे कौन सा? बेरिलियम। तो ये 6 मेटल्स इस तरीके का नेचर शो करती है। ये 6 मेटल्स ऐसी है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। कौन कौन सी? दोबारा सुनिए, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। यहाँ आपके जो लेवल पे पूछा जा सकता है, अधिकतर जो पूछा जाता है वो इसका पूछा जाता है और इसका पूछा जाता है। तो ये दोनों जो मेटल्स हैं वो किस तरीके का नेचर शो करती है? तो एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। इनके ऑक्साइड्स कैसे कैसे हो सकते हैं? तो कॉपर के ऊपर 2 चार्ज होता है, कॉपर के ऊपर 2 तरीके का चार्ज होता है, यानी कि Cu2+ भी होता है और Cu+1 भी होता है। Zn की अगर हम बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, तो जिंक के ऊपर 2 ही चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है। टिन पर भी +2 चार्ज होता है, +1 भी होता है। लेड पर +1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रेफर करता है +2। एल्यूमिनियम की बात करते हैं अगर, तो एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज होता है और बेरिलियम की अगर बात करें तो इस पर +2 चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गई? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, इन दोनों का नेचर किस तरीके का होगा? तो इन दोनों का नेचर होगा एम्फोटेरिक नेचर होगा। समझ गए बात को? इन दोनों का नेचर किस तरीके का होगा? एम्फोटेरिक नेचर होगा। यहाँ तक बात डन है, यहाँ तक क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि ये 6 मेटल्स ऐसी है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। एम्फोटेरिक नेचर किस तरीके का नेचर होता है? जिसके अंदर कोई भी मेटल, मेटल ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करती है, इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। क्लियर बात? चलिए अब आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं आगे बात। अब बात आती है कि क्या सभी की सभी मेटल्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेम रखती है? तो आपका आंसर होगा जी नहीं, कुछ मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी बदलती रहती है, कुछ उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर और कुछ उनकी किसके बेस पर? वैलेंसी के बेस पर। और मेनली आप कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी के बेस पर उनकी प्रॉपर्टी बदलती रहती है। क्यों ऐसा है? जरा एक बार देखना। प्रोडिक्ट टेबल बच्चा कुछ इस तरीके की होती है। प्रोडिक्ट टेबल जो होती है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। हमारे पास जो प्रोडिक्ट टेबल है जो हम फिलहाल समझते हैं, वो प्रोडिक्ट टेबल कुछ ऐसी है। इसमें यहाँ पर मेटल्स होती है, यहाँ पर भी मेटल्स होती है, यहाँ पर भी मेटल्स होती है, यहाँ पर मेटल्स, इसमें मेटलोइड्स
और डियर स्टूडेंट नॉन मेटल्स, इसमें तीनों की तीनों जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ गए बात को? इसमें मेटल, यहाँ पर भी मेटल। क्यों ऐसा? देखो ये कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से ब्लॉक है। ये वाला जो ब्लॉक है ये है एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? ये है डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? तो आपका आंसर होगा जी ये पी ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है जी? ये है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? ये एफ ब्लॉक। समझ गए बात को? तो आप ये कह सकती हैं कि जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन सभी के सभी ब्लॉक्स के अंदर कौन सी हर तरीके के सॉरी, इसमें मेटल, इसमें मेटल, इसमें मेटल, इसमें मेटल। इसका मतलब पूरी प्रोडक्ट टेबल के अंदर मेटल्स क्या है? मेटल्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी प्रोडक्ट टेबल में मेटल ही है। डन यहाँ तक बात? अब जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यहां से उधर जाएंगे तो यहाँ पर तो होगी मेटल, यहाँ पर तो मेटल। लेकिन ये वाला जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है, जो ये सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, इस सबसे लास्ट वाले ग्रुप के अंदर गैस होती है। कौन सी होती है? गैस। और गैस को हम किस कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं? नॉन मेटल की कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं। किस कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं बेटा? नॉन मेटल की कैटेगरी में हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो हर एक पीरियड का जो पीरियड है इसके अंदर, उसका फर्स्ट एलिमेंट एक मेटल होगा और लास्ट एलिमेंट नॉन मेटल होगा। ठीक है? अब देखो यहां से जिस ऐसा होने की वजह से, मतलब कि इधर से इधर जाने के बाद प्रॉपर्टी क्या है? मेटल से नॉन मेटल में बदल रही है। तो एक बात समझ में आती है कि मेटल को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेस पर मेटल्स को डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप पर। तीन ग्रुप में कौन सा ग्रुप है? एक जो ग्रुप है वो हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। एक ग्रुप में हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होगी, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। दूसरा आपका ग्रुप हो सकता है कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। एक आपका हो सकता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यहां तक बात समझ में आ गई? एक जो ग्रुप हो सकता है वो होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, एक आपका हो सकता है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, और एक आपका हो सकता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होगी वो प्रोडक्ट टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड में होगी। कहां पर होगी? लेफ्ट साइड में होगी। और जो लिस्ट वाली होगी वो उधर जाने के बाद, लेफ्ट से राइट की ओर जाने के बाद, आप ये कह सकते हैं कि राइट साइड में एग्जिस्ट करेगी कहीं ना कहीं, और मॉडरेट वाले जो होगी दोनों के बीच में। तो इनकी रिएक्टिविटी के बेस पर ये कहा जा सकता है कि कौन कौन सी रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाती है या कौन सी रिएक्शन नहीं करती है। तो आपका आंसर होगा जो लिस्ट वाली होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो आप कहेंगे कि डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये क्या नहीं करती? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। जो ये वाली होती है ये वाली कर लेती है, कुछ इनमें कंडीशन होगी, किसी कंडीशन के बेस पर ये रिएक्शन करेगी। और लिस्ट वाली जो हाई वाली है वो तो कैसे करेगी? बहुत इजीली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगी, क्योंकि इनकी तो रिएक्टिविटी पहले से ही ज़्यादा है। इनकी रिएक्टिविटी तो पहले से ज़्यादा है, तो इनको उनके साथ रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अब अगर हम क्या करें कि मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट करे? मेटल रिएक्ट करिए दूसरी प्रॉपर्टी वाटर के साथ। ठीक है, इसे लिख लेंगे रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे तो किस तरीके का बिहेव करेगी? जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो पहले वो बनाती है उसके मेटल ऑक्साइड। पहले क्या बनाती है बेटा? वो बनाती है मेटल ऑक्साइड। उसके बाद बनाती है वो फर्दर, जब रिएक्शन करती है उसके साथ तो फर्दर रिएक्शन करके वो बनाती है उसके हाइड्रोक्साइड। वो क्या बनाती है? उसके हाइड्रोक्साइड।
जिससे एक बात और यहाँ पर हमारे साथ क्लियर होती है, वो क्या होती है, जरा एक बार ध्यान से देखना। मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, तो मेटल ने बनाया मेटल ऑक्साइड, क्या मैं नाम ये लिख देता हूँ कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ने मेटल ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज कर दिया, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड ने फर्दर रिएक्शन करी किसके साथ, इस मेटल जो ऑक्साइड था ये, इस मेटल ऑक्साइड ने फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करी और इसने बना दिया मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स बना दिए। किसी भी मेटल के यहां से यहां तक बदलने की वजह से, किसी भी मेटल के यहां से यहां तक बदलने की वजह से हम ये कहते हैं कि मेटल्स आल्सो आर बेसिक इन नेचर, मेटल्स आल्सो या मेटल्स हैव बेसिक नेचर, मेटल भी क्या रखती है, बेसिक नेचर। मेटल के अंदर भी कौन सा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड में भी बेसिक नेचर हो गया और मेटल्स में भी बेसिक नेचर होगा, ये बात इतनी डन हो गई। अब उसी तरीके से नॉन मेटल में भी ये बात समझ में आएगी कि जैसे मेटल में बेसिक नेचर होता है वैसे ही नॉन मेटल्स के ऑक्साइड के अंदर एसिडिक नेचर होता है। इस बात को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इस बात को हम एक शॉर्ट में एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं और वो उसका रेस्पेक्टिव बेस बना देता है, क्या बना देता है, रेस्पेक्टिव बेस बनाता है, तो इस बेस बनाने की वजह से इसके अंदर कौन सा नेचर आ जाएगा, तो बेसिक नेचर आ जाएगा। समझ गए बात को। वैसे ही आप एक तो बात ये हो गई, ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, उन नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं और वो भी उसके रेस्पेक्टिव एसिड बना दे, क्या बना दे, रेस्पेक्टिव एसिड बना दे, तो इस एसिड के बनाने की वजह से इस नॉन मेटल ऑक्साइड में, इस नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर कैसा नेचर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा एसिडिक नेचर। डन है बात, किस तरीके का नेचर होगा, एसिडिक नेचर। तो ये सारी बातें एक अपने दिमाग में सेट कर ले, क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, उससे आपको बातें समझ में आ रही है और आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।